डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी वेनेजुएला पर जारी है। अब वेनेजुएला को खुले में धमका रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, पोस्ट लिखी और कहा कि जितनी भी एयरलाइंस हैं, टू ऑल एयरलाइंस, पायलट, ड्रग डीलर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स, प्लीज कंसीडर द एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुएला टू बी क्लोज्ड in its entirety. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. दोस्तों, वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है। वेनेजुएला का इससे तगड़ा नुकसान हो रहा है। जब कोई जहाज किसी देश के ऊपर से जाता है, जितनी भी फ्लाइट, तो उसका किराया उसको देना पड़ता है। दिल्ली के ऊपर से अगर जर्मनी की फ्लाइट गुजरती हुई कहीं और जाएगी ना, तो हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करने का उसका अच्छा पैसा हमारे मुल्क को मिलता है। अच्छा पैसा ये देश की कमाई में जुड़ता है। ऐसे में वेनेजुएला का एयर स्पेस दुनिया की तमाम फ्लाइट्स इस्तेमाल करती थी, अच्छी कमाई हो रही थी। तो नुकसान पहुंचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये एयर स्पेस बंद कर दिया था। तो वेनेजुएला ने धमकी दी थी कि अगर आपने अमेरिका, जिन भी एयरलाइंस ने अमेरिका की बात मानकर हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करना बंद कर दिया है ना, तो फ्यूचर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम उनको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। घूम के जाना फिर ऐसे लंबे रास्ते से। तो कुछ फ्लाइट ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरना शुरू कर दी। तो उसके बाद ये बिलबिलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने ट्वीट किया और फिर से धमकी दी है और ड्रग कार्टेल कह दिया, पता नहीं किस किस को क्या क्या कह दिया। भारत, वेनेजुएला और अमेरिका के बिल्कुल टकराव वाले हैं। देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए, वेनेजुएला का जहां मैप आपको नजर आ रहा है, कोई भी जहाज का आइकन, कोई भी जहाज वहां से गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डायरेक्ट धमकी दी है कि अगर तुम खुद अपना मुल्क छोड़कर अपनी जान बचाकर नहीं भागे तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी भी वेनेजुएला की हिम्मत नहीं टूटी है और आसमान में वेनेजुएला के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका हमला करने की तैयारी में है। वेनेजुएला के मिलिट्री बेस पर हमला कर सकता है अमेरिका। और वेनेजुएला के कहा जा रहा है कि जो ड्रग कार्टेल्स हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, ऐसा इल्जाम लगाकर कई इलाकों पर अमेरिका हमला करेगा, जिससे वेनेजुएला का राष्ट्रपति घुटने पर आएगा। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, वेनेजुएला एक अकेला देश नहीं है। खबर यह है कि इसी हमले के दौरान वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। हजरात, अब वेनेजुएला से जो प्राइवेट जेट हैं और जहाज हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट पर वो अपना नाम छुपा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि हाँ, यहां से एक जहाज गुजर रहा है, लेकिन अपने जहाज की तमाम जानकारियों को वो छुपा रहे हैं। अमेरिका जुल्म की इंतहा को पार कर रहा है और इंसानियत का कत्ल कर रहा है। जब तक आप बोलेंगे बहुत देर हो जाएगी। दुनिया नहीं बोल रही है। आप मेरा साथ दीजिए ताकि अमेरिका जो कर रहा है दुनिया इसको देख ले। खबर यह है, मैंने आपको कल बताया था कि वेनेजुएला की जिन बोट्स पर हमला कर रहा है अमेरिका, व्हाइट हाउस को पता ही नहीं है, अमेरिका की इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कि असल में हम आम लोगों को मार रहे हैं या आतंकवादियों को। तो रिपोर्ट यह है, एक कहानी आई है कि एक बोट पर अमेरिकी फौज ने हमला किया, नाव पर वेनेजुएला की, और जब हमला किया तो उसमें एक व्यक्ति बच गया, सब मारे गए, एक बच गया। तो अमेरिकी फौज ने दोबारा उस पर मिसाइल दागी कि वो एक इंसान भी ना बचे, सब के सब मारे जाएं। दोस्तों, उधर चाइना बोला है, चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि वेनेजुएला के आंतरिक मामलों से दूर रहे अमेरिका और एग्रेशन अमेरिका वेनेजुएला पर ना दिखाए। हजरात, इधर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति में बनते जा रहे हैं। पूरी स्थिति टकराव की है। जम्मू कश्मीर के बीएसएफ के हेड ने एक प्रोग्राम के दौरान कह दिया कि बीएसएफ पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है और हमने ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान की कई सारी पोस्ट को उड़ाया था और जिसके बाद 72 से ज्यादा जो पाकिस्तान की पोस्ट है पाकिस्तान ने वो शिफ्ट की थी। जो भी है बयान आपके सामने रख रहा हूं। वर्ष 2025 में सीमा सुरक्षा बल और ख़ासतौर पे इस जम्मू फ्रंटियर के इलाके में हमने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया। सर्वप्रथम अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफ़ी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे और सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे भाई बहन हमारे देश के नागरिक रहते हैं उनको दिन रात सुरक्षा की भावना देते रहे। उधर दोस्तों बांग्लादेश भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अब भारत ने, हमारी फौज ने भारी मात्रा में अब वहां हथियार, मिलिट्री, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, क्योंकि इस जगह से बांग्लादेश भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों सिर्फ चोर, उचक्का, डकैत, कातिल, आतंकी नहीं पाकिस्तान, बल्कि झूठा भी है। ऑक्सफोर्ड में इंडिया और पाकिस्तान की डिबेट होने वाली थी। भारत तैयार था, लेकिन सामने से पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया कि भारत डिबेट नहीं करना चाहता, पीछे हट गया। तो भारत ने सबूत मांग लिया कि हमने तो कैंसिल ही नहीं की डिबेट। अगर ऐसा कुछ है तो दिखाओ मेल जहां पर हमने तुमको बोला हो कि हम डिबेट नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में ये बात एकदम आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान ने तो सीधा झूठा इल्जाम भारत पर लगा दिया और बहस ना करनी पड़े ये मुद्दा बना दिया, जिसके बाद ऑक्सफोर्ड की डिबेट कैंसिल हो गई है। हजरात, कहने वाले ने कहा था और बहुत सारे गुचट्टे कहते हैं कि हमारे मोदी जी झुकेंगे नहीं। हजरात, झुकना छोड़ो, जो ट्रम्प चाहता है मोदी वो कर रहे हैं। अमेरिका से डील कर ली है, चुपके से साइन हो गया है 7,995 करोड़ का। नेवी के लिए MH-60R शी-हॉक चॉपर लिया जाएगा, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमारी नेवी के लिए भारत सरकार लेगी। हालांकि इस तरह के लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट हैं, हम रशिया से ले सकते हैं, लेकिन फलाने में इतना दम ही नहीं है कि ट्रम्प को नाराज कर सके। वहीं भारतीय नौसेना मजबूत हो गई है। आप सभी को, सभी भारतीयों को मुबारक। दोस्तों त्रागिरी यार्ड 12653 फोर्थ शिप है नीलगिरी क्लास की, प्रोजेक्ट 17A की। दोस्तों ये मुंबई से लॉन्च कर दी गई है 28 नवंबर 2025 को। दोस्तों इससे भारतीय नौसेना काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हजरात, पैसिफिक ओशियन में खतरनाक बाढ़ आई है और पैसिफिक ओशियन के चपेट में इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड आ चुके हैं। रिपोर्ट की बाद में तस्वीर ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इतना खतरनाक मामला हुआ है ये कि 303 लोग मारे गए हैं, 280 मिसिंग हैं और अभी भी 166 लाशें बरामद हुई हैं। थाईलैंड में 162 लोग मारे गए हैं, श्रीलंका में 120 लोग मारे गए हैं। और बता दूं कि श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है। भारत ने एक अच्छे दोस्त की तरह कुछ ही सेकंड के अंदर ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च कर दिया है और अपनी हवाई ताकत से श्रीलंका को भारत मदद देना शुरू कर चुका है। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सी लग रही है। फिर से गोलीबारी हुई है और अंधेरे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है।
अब आपको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान तालिबान के आगे बहुत मजबूत हो तो ऐसा अभी आपकी सोच जो होगी बदल जाएगी। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से निकल गया है कि जब से तालिबान आया है तब से हमारे 4000 फौजी मारे गए हैं और अभी भी 20,000 फौजी पाकिस्तान के बुरी तरह से घायल हैं। सुनिए। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव जो जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी की बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका कोई डेलीगेशन आके देखे। हमने कई पाकिस्तानी मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बड़े हमले करने वाले थे, लेकिन हमें कतर ने रोक लिया। तुर्की ने मीडिएशन ऑफर कर दिया कि आप हमला मत करो, बातचीत करवाते हैं। हमने बातचीत शुरू करी लेकिन तालिबान नरम नहीं हुआ, तालिबान अपनी अकड़ में रहा। तो बहुत शर्मिंदगी के साथ कतर और तुर्की पीछे हट गए। इसके बाद पाकिस्तान की फौज ने इल्जाम लगा दिया अफगानिस्तान पर बिना सर पैर के कि जी पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर अफगानिस्तान के जो तालिबान के लोग हैं वो आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर भेजने में मदद कर रहे हैं। अरे भाई, दीवार उठा दो इजराइल की तरह, उसके बाद भी आपके यहां धमाके खत्म नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके यहां है, अलकायदा आपके यहां है, जितने दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं, यहां तक कि ISIS भी, दाइश संगठन भी, वो भारी मात्रा में आपके यहां है। आप खुद ही देखते हैं भाई, जो आपका खुद का इलाका कहलाता है, भाई वहां आपके आतंकी संगठन, मुहर्रम आने वाला होगा ना, आप खुद ही धमाके करवाते हो। एक खास समुदाय है आपके यहाँ, शिया सुन्नी बड़े लेवल पर होता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहां उनके इमाम बाड़ों पर धमाका तुम करवाते हो। बलोचिस्तान तुमसे संभल नहीं रहा, बलोच और पाकिस्तान के बीच खाई खुद गई है। बलोच लोग तुमसे नाला हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, तुमसे आजिज हैं। सच सुनोगे? मैं तो फिर भी अभी खुलकर तुम्हारे लिए बोलता नहीं हूं कि तुम कर क्या रहे हो। बहरहाल पाकिस्तान की सरकार से यही उम्मीद है कि कहीं तो ईमानदारी दिखा दे। तुम्हारे बाप के पिछवाड़े में गू है शहबाज हरामी, तो बता इमरान खान को कहां मार के डाला है तूने। हजरत इमरान खान जिंदा है कि नहीं, नहीं पता। जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे गायब कर दिया जाए जिसका कुछ पता ही ना हो, उस देश के लोगों की क्या आप सुने। वहां की लड़कियां ताड़ लो, लड़कियां देख लो, हम बहुत खूबसूरत है, वो अपने ही उसमें है, टशनबाजी में बनती किसी की दूसरी बीवी, तीसरी बीवी है, उसमें भी अकड़ है, हाँ हम तो तीसरी हैं। चल क्या रहा है भाई पाकिस्तान में? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने खुद ट्वीट किया है। एक जवान बेटा बूढ़े बाप के लिए पूछ रहा है कि भाई जिंदा है या मुर्दा, बता तो दो। साफ कहा है कि मेरी फूफी जान, जब मतलब इमरान खान की बहन जब मिलने जा रही है, कोर्ट का आदेश है कि मिलने दिया जाए, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। वो खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, कैसे जी रहे हैं नहीं पता। महीनों से महीनों और महीनों से महीनों गुजर चुके। एक बूढ़ा बाप अपने खानदान को देख न पाया, अपनी जवान, उनकी औलाद बाहर तड़प रही है, बहनें बिलक रही हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हो। ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, नाम का शरीफ, काम का एक नंबर का हरामी। आसिम मुनीर
ये पाकिस्तान की सारी ताकत हाथ में लेके बैठ गया। अब किसी पाकिस्तानी को अगर तकलीफ हो रही है मेरे बोलने पे, तो भाई गधे के पिछवाड़े में जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में रहकर तुम्हारे लिए इतना सच कोई नहीं बोलेगा। मैं तुम्हारे हक के लिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा मुल्क तुमसे ही गद्दारी कर रहा है। ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुमको लग रहा है तुम्हारी आर्मी बहुत बढ़िया है। अबे आसिम मुनीर चोर है। बैठे बैठे उसने तमाम परमाणु न्यूक्लियर के बटन अपने हाथ में ले लिए, तुम्हें पता नहीं चला। तुम खाली आलू प्याज टमाटर में रह गए। आसिम मुनीर ने बैठे बैठे अपनी ताकत को डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से ऊपर की ताकत कर ली और वो अपने पास रख ली, तुम्हें पता नहीं चला। खैर, उधर इमरान खान की बहन ने बोला है, पहले भी इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि मुल्क भर में प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन एक बात और क्लियर सुन लो, जो आज इमरान खान के साथ हुआ है, जो इमरान खान जेल में जिंदा या मारा गया अल्लाह जाने, वो पाकिस्तानियों ने गद्दारी की है, इसलिए उनका ऐसा हाल है। पाकिस्तान की आवाम अगर इमरान खान का साथ देती तो इमरान खान आज मजबूती के साथ खड़ा रहता, लेकिन पाकिस्तानियों ने धोखा दिया और आज इमरान खान जिंदा है कि मारा गया किसी को नहीं पता। उधर चाइना फिलीपींस के करीब पहुंच गया। फिलीपींस के करीब वो गश्त कर रहा है। इस पर फिलीपींस भड़केगा। जानबूझकर चाइना दूसरे देशों को उकसाता है, ये उसकी आदत है। बाद में कहता है नहीं हम तो दोस्त हैं। हजरात, हांगकांग में जो घटना हुई, जरा आप सोचिए, अल्लाह ना करे हमारे यहां होता तो क्या होता। हांगकांग में जो अपार्टमेंट में आग लगी, पूरी बिल्डिंग राख हो गई, जिसके अंदर कहा गया कम अब कम कहा जा रहा है 130 लोग मारे गए, जिसके बाद पूरे हांगकांग के अंदर राष्ट्र 3 दिन का शोक व्यक्त कर दिया गया। 3 दिन शोक है भाई। यहां तो भाई साहब कुंभ के मेले में दर्जनों मर गए। योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते रहे, फलाना चिचिहाता रहा, ऊपर से आंकड़े छुपाते रहे। हांगकांग में 130 के मरने पर पूरा हांगकांग 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया और पूरे हांगकांग में फायर इंस्पेक्शन लॉन्च कर दिया गया। हर बिल्डिंग, हर गली, हर चौराहा, हर अपार्टमेंट, हर कंपनी, हर ऑफिस के अंदर कि भाई अगर आग लग गई तो अब मतलब आग से बचने के लिए सेफ्टी क्या है। हमारे भारत में क्या होगा, हमारे यहां तो 5-5 हजार रुपए देके सरकार बना ली जाती है। यहां इंस्पेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शादी कर ली है। प्रधानमंत्री रहते हुए, लीजिए, 62 साल की उम्र में शादी की है। पत्नी 16 साल छोटी है। प्रधानमंत्री रहते हुए शादी करने वाले अल्बनीज पहले प्रधानमंत्री नेता बन गए हैं। भाई साहब, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, ये बात सच्चाई है। अब कोई पैसा भी वाला हो और प्रधानमंत्री हो देश का, तो लड़कियों की कोई कमी होगी क्या? मैं उम्मीद करता हूं एक और प्रधानमंत्री है, उसने भी दूसरे का जीना हराम किया हुआ है, गरीबों को परेशान किया हुआ है। परिवार का दर्द उसको पता नहीं है। मन में डाल दे ऊपर वाला परमात्मा की वो भी शादी कर ले, कम से कम संडे को तो घर पे रहेगा। 18-18 घंटे काम करके बिहारियों का मकान तोड़ रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहा है। अरे क्या पता पत्नी अच्छी निकल जाए, पत्नी समझा दे कुछ, कह रहे ये बाबू ऐसा मत करो। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आया जिसके अंदर बहुत सारी बातें थी और सूडान में हुए नरसंहार की निंदा थी कि सूडान में जो हुआ है हम इसकी निंदा, यूरोपीय यूनियन निंदा करता है और हम चाहते हैं कि वहां हालात सुधरे। और इस जो डॉक्यूमेंट में था उसमें नाम जो था यूएई का था। अल्लाह, जी हां, जो रेजोल्यूशन लाया गया उसके अंदर नाम यूएई का था कि सूडान में नरसंहार करवाने में हाथ यूएई का है। यूएई ने ऊपर से पिछवाड़े तक का जोर लगाकर उस रेजोल्यूशन में से अपना नाम हटवाया ताकि और रुसवा और जलील ना हो। जी हां, हटवा दिया।
और वो बिना यूएई के नाम के यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में पेश किया गया और जो सूडान में नरसंहार हुआ उसकी निंदा की बिना यूएई का नाम लिए। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील है कि अगर आपका ईमान जिंदा है तो याद करो कि सूडान में यूएई ने क्या करवाया है। ऐ दुबई में जाकर अय्याशी करने वाले मुसलमानों, तुम एक कातिल की जेब भर रहे हो, शर्म करो। मोहतरम हजरात, सूडान से एक अपडेट है। इसके बाद सूडान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका, इजिप्ट, यूएई ये जो सीज फायर लेके आए हैं ऑफर कि सीज फायर कर लो, हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स को पीछे हटना होगा, जिन्होंने नरसंहार किया है दोस्तों मुसलमानों का, वहां आम लोगों को कत्ल किया है। कहा है कि पहले उनको पीछे हटना होगा, फिर सीज फायर होगा। जबकि आरएसएफ जो आतंकी संगठन है वो टेम्परेरी सीज फायर के लिए राजी है और एक्सपर्ट का कहना है कि वो इसलिए टेम्परेरी सीज फायर के लिए राजी हुए हैं ताकि वो हथियार इकट्ठा कर सके और फिर और मासूमों को मारेंगे। ये जो अब आपको बयान सुनाऊंगा ये हैं आर्मी चीफ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिन्होंने सीज फायर माना है। आरएसएफ उन्होंने नरसंहार किया है। الرباعية إذا كانت فيها الأمارات جزء منها، نحن بالنسبة لنا الرباعية غير مبرئة للذمة، لأنه الأمارات ثبت بملاذع، ثبت كل العالم ده بيعرف أنها هي قاعدة تدعم المتمردين. كيف هي تقبل وسيط؟ كيف هي نحن نقبل وساطتها؟ हाल कितना बुरा है आप सोच नहीं सकते। भारत का हाल भी इतना बुरा है कि अब अरे हिंदू समुदाय को मुसलमान से इतनी नफरत है कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए हिंदुओं को मुसलमानों से कितनी नफरत है। आपको लग रहा है कि आपका राहुल बहुत बढ़िया दोस्त है, अरे उसका कभी व्हाट्सएप स्टेटस गलती से दिख जाए ना तो जान मुंह से बाहर निकल जाएगी, जिगर छलनी हो जाएगा। इस मोदी सरकार ने और इस कुछ चंद नेताओं ने हमारे मुल्क में इतनी नफरत फैला दी है। हमारे यहाँ कहावत है, वो कहावत बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए खबर। भाई एक हिंदुआनी इलाका है, उस हिंदुआनी इलाके में एक हिंदू ही नौजवान, हिंदू ही परिवार मकान मेरठ में बेचना चाह रहा था। अनुभव कालरा अपना मकान बेचने के लिए 3 महीने इंतजार किया, किसी हिंदू में गूदा नहीं हुआ, कोई सामने नहीं आया और न मकान खरीदा। आखिरकार शाहिद कुरैशी ने 1 करोड़ रुपए में मकान खरीदा और वहां रहने लगे। हिंदू संगठन के सीनों में आग लग गई कि अरे यहां मुल्ले कैसे रहेंगे। उन्होंने भाई साहब थाने का घेराव कर लिया। थाने में जाकर वो अपनी तालियां पीटकर पता नहीं किस किस को याद करने लगे, जहर उगलने लगे मुसलमान के, क्योंकि सारे तो हिंदू ये बेरोजगार हैं। इनको योगी और अमित शाह ने दिया क्या है, सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने की टेक्निक दी है। इन्होंने खूब दबा के नारेबाजी की, पलायन के झूठे पोस्टर हाथ में ले लिए कि हम तो पलायन कर जाएंगे। दम नहीं है पलायन करने का, अबे पलायन करना है जाओ छोड़ के। लेकिन आप ये देखिए मुसलमानों से नफरत की इंतहा कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने उस जो मकान 1 करोड़ का बंदे ने खरीदा, मुसलमान ने ईमानदारी से संवैधानिक तरीके से उसके 1 करोड़ के मकान पे ताला डाल दिया। यह हाल है, देखिए। इसके बाद पुलिस का बयान क्या आता है बैलेंस करने के लिए जब वीडियो वायरल हो जाती है। थाना सदर बाजार जनपद मेरठ में एक मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा नया मकान खरीदने को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर समाधान निकालने पर राजी हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है। पलायन जैसी वहां पर कोई बात नहीं है। मोहल्लेवासी सामान्य रूप से वहां निवास कर रहे हैं और आपसी सहमति से वार्ता कर इसका समाधान जो निकलेगा उसी आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
दोनों ने आपसी सहमति कर ली है। आप ये देखिए मुसलमान से कितनी नफरत है। संजौली मस्जिद में सीन ये हुआ कि हिंदुओं के आगे कानून को तोड़ दिया, कानून किनारे कर दिया। भीड़ तंत्र के आगे कांग्रेस की सरकार, प्रशासन झुक गया और हिंदू इतने मतलब हिंदूवादी इतने मतलब दादागिरी में कि अरे सिर्फ मस्जिद नहीं तोड़ो, हम पे हिंदुओं पर और जो हिंदुओं ने गोलियां चलाई कुछ भी किया हो उन पर जो तुमने मुकदमे किए हैं वो वापस लो। वो भी मान गई कांग्रेस की। इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस की नल्ली और झूठी दुकान है और राहुल गांधी झूठा है, सीधी बात है। एक आध वो उसका बड़ा टेक्निक खतरनाक है। एक आदमी खुला झूठा है तो वो खुला झूठ बोलता है, हर बार झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, जब मैं मुंह खोलो झूठो, ये उसी की टेक्निक है। लेकिन राहुल गांधी का क्या सीन है भाई, 4 झूठ बोलो बड़े बड़े अपने फायदे के लिए और 2-3 सच बोल दो, बेचारे बन जाओ कि देखो हम तो बहुत ईमानदार हैं। बड़ा खतरनाक सीन है भाई कांग्रेस का। तो आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात का एग्जाम्पल बार बार सेट हो रहा है, सामने आ रहा है कि हिंदू समुदाय मुसलमान से नफरत कितनी करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमान इतना बेवकूफ, वो बार बार इंसानियत का पैगाम पेश करता है। ये देखिए एक हिंदू लड़का जो अर्टिगा चलाते हुए डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी अनियंत्रित हुई और गाड़ी सीधा जाकर तालाब में चली गई। तो फैजल उसमें नाव जो थी उसके पास, फैजल वो भाई साहब शुभम तिवारी को बचाने के चक्कर में उसने शीशा खोला। शुभम तिवारी तो बेहोश हो गया था, धीरे धीरे गाड़ी डूब रही थी, इधर धीरे धीरे फैजल की नाव डूब रही थी। फैजल काफी देर तक मशक्कत करता रहा, फैजल की नाव डूब गई, लेकिन फैजल ने शुभम तिवारी का हाथ नहीं छोड़ा, किसी भी हालत में हाथ नहीं छोड़ा। एक मुसलमान फैजल